समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक साथियों नमस्कार। मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नई विषय लेकर। विषय है साम्राज्यवाद के गर्भ में आतंकवाद पलता है। साथियों, आपने देखा है आज भारत आतंकवाद का किस तरह शिकार हुआ है। आतंकवाद अपने कई रूपों में काम कर रहा है। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ जाति, तीसरा तरफ भाषा, नस्ल, लिंग, तमाम किस्म के कुटिल चालों से वह देश में अशांति फैलाना चाहता है। इससे निपटने के लिए देश की जनता को शिक्षित होना, जागरूक होना, एक विचार से लैस होना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा हम सभी इसके शिकार हो जाएंगे और शिकार होकर तबाह हो जाएंगे। साथियों, आपने देखा किस तरह आतंकवाद ने हमारे देश में एक जहरीला माहौल पैदा किया, जिसके चलते यहाँ बहुत बड़ी साजिश की गई हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का। यह साजिश देश की जनता ने नाकाम कर दिया। देश की जनता ने इसे इसलिए नाकाम कर दिया क्योंकि वह एक लंबे समय से सत्तारूढ़ शासक की सारी चालबाजियों को बहुत गहराई से देख रहा है। साथियों, इस विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपने साथी सुखरंजन नंदी के साथ। तो आइए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। विगत 22 तारीख को पहलगांव के अंदर जो आतंकवादी हमले हुए हैं, उस हमला को कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत है, कोई भी इंसान उसका समर्थन नहीं कर सकता। और वो एक दिल दहला देने वाली एक घटना है। और एक दिन में हमारे 26 भारतीयों का उन्होंने हत्या किए हैं। और उसके बाद वो जो आतंकवादी है, वो आतंकवादी कहाँ पे है, क्या हमारे देश के अंदर छिपा हुआ है, क्या वो पाकिस्तान चले गए, वापस चले गए, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। और उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुए हैं हमारे देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने हैं, उस ठिकानों में हमला करने के लिए हमारी सेना ने आक्रमण किए। जवाबी आक्रमण के रूप में पाकिस्तान भी हमला किए हैं। और उसके बाद यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ट्वीट करके बताया कि उन्होंने हस्तक्षेप किए। रात भर बात करने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को युद्ध विराम के लिए तैयार किए हैं और दोनों ही देश को उन्होंने युद्ध विराम करने के लिए बधाई भी दी है। एक सच्ची घटना से आज हम अपनी बात को रखना चाहेंगे। जर्मन के अंदर जब चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव के पहले वहां के लोगों ने एक विषय पे सेमिनार आयोजित किए थे कि जर्मन के अंदर जब बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था, तब एक कार्यक्रम ये आयोजित किया था कि जर्मन में रोजगार की दिशा क्या होगा। और इस विषय पे जितने भी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ रहे थे, वो सभी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किए थे और आमंत्रित करके वो सबकी बात सुनना चाह रहे थे कि आखिर ये जो बेरोजगारी जर्मन के अंदर है, ये बेरोजगारी किस तरीके से दूर हो सकता है। तो वहां पे सभी लोग अपनी अपनी बात रखे। जो कम्युनिस्ट पार्टी थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये जो पूंजीवादी समाज है, इस पूंजीवादी समाज में बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं हो सकती है। पूंजीवादी समाज बेरोजगारी और बढ़ाती है। इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी बात रखी और ये बताया कि अंत में जब तक समाजवाद कायम नहीं होगा, तब तक बेरोजगारी समस्या का हल नहीं हो सकता। और कम्युनिस्ट पार्टी की बात रखने के बाद वहां पे जो नाजी पार्टी था हिटलर के, उन लोगों ने आके अपनी बात
उनको रखने का मौका मिला। तो जो नाजी पार्टी का जो लीडर वहां पे भाषण दे रहे थे या अपनी बातें रख रहे थे, उन्होंने कहा ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये जिस तरीके से बेरोजगारी समस्या का दूर करना चाहते हैं, ये तो 10-20 साल में भी नहीं कर सकते, क्योंकि 10-20 साल में समाजवाद नहीं आ सकता है। हम अगर सत्ता में आए, यानी नाजी पार्टी अगर सत्ता में आएगा, तो अगर वो सुबह सत्ता में आ जाएगा तो शाम से ही लोगों को रोजगार देना शुरू कर देंगे। जब ये बात नाजी पार्टी के नेता ने कहा लोगों के सामने, तो स्वाभाविक रूप से ही लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ी कि आखिर किस तरीके से वो सुबह सत्ता में आएंगे और शाम को रोजगार देना शुरू कर देंगे। तो लोगों ने नाजी पार्टी के नेता से पूछा कि आप ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए कि आप सुबह सत्ता में आएंगे और शाम को किस तरीके से हमें रोजगार देंगे, हमारे नौजवानों को रोजगार देंगे। तो जो नाजी पार्टी का नेता था, उन्होंने कहा ये एकदम ही सरल है, हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम यहूदियों के दुकान कब्जा कर लेंगे, हम यहूदियों के जितने भी व्यापार का केंद्र है वो कब्जा कर लेंगे, जो यहूदी जहां पे रोजगार में लगे हम उनको रोजगार से निकाल देंगे, और जब यहूदियों के हम व्यापार छीन लेंगे, यहूदियों की रोजगार जब हम छीन लेंगे, तो जर्मन के जो लोग हैं वो सब जर्मनों को रोजगार मिल जाएगा। बहुत आसान है ये तो। और ठीक अगर हम आज अगर देखेंगे हमारे दुनिया के अंदर, जो अमेरिका के अंदर अभी जो चुनाव हुआ है, ट्रंप ने क्या कहा, चुनाव में उनका प्रचार क्या था? चुनाव में प्रचार था अमेरिका के अंदर जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी इसलिए है कि जो विदेशी लोग आए हैं अमेरिका के अंदर, वो विदेशी लोगों को अगर हम भगा देते हैं, घुसपैठिया जिनको वो बोल रहे हैं, हम अगर उनको भगा देते हैं तो फिर जो है अमेरिका के अंदर जो लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएंगे। बांग्लादेश के अंदर क्या प्रचार किया गया है, अभी जो हाल के जो घटनाएं हुए, बांग्लादेश के अंदर भी ये प्रचार किया गया है कि जो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश के अंदर, उन अल्पसंख्यकों को अगर बांग्लादेश से निकाल दिया जाएगा तो बांग्लादेश की समस्या समाधान हो जाएंगे। ठीक हमारे देश के अंदर हम अगर देखेंगे तो एक विशेष धर्म मानने वाले लोगों को दुश्मन बना दिया गया है, और ये बताया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि अगर इन लोगों को हम यहाँ से खदेड़ देंगे तो हमारी देश की समस्या समाधान हो जाएंगे। मतलब ये जितने भी ताकतें हैं, ये सबकी विचारधारा एक है, ये सब एक ही दिशा में चलने वाले लोग हैं। पहलगांव की घटना पे लोग विरोध कर रहे हैं, वो उचित है, वो जायज है। हर किसी को उस आतंकवादी घटना का निंदा करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। लेकिन साथ में एक बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आज से 2-3 साल पहले एक ट्रेन के अंदर एक सुरक्षा कर्मी ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से 3 लोगों को गोली मार के चलती हुई ट्रेन में हत्या करते हैं, और वो कहते हैं अगर इस देश में रहना है तो मोदी और जोगी को वोट देना है, और मैंने उनको इसलिए मारा क्योंकि वो मुसलमान थे। अगर पहलगांव के आतंकवादी हमले का विरोध करोगे तो क्या ट्रेन के अंदर ये जो सेना ने जो काम किया, 3 मुस्लिमों को जो हत्या किया इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम थे, तो क्या इसका विरोध हमें नहीं करना चाहिए? क्या इस तरीके से दोहरी नीति हम अपना सकते हैं? क्या धर्म के परिचय के आधार पे अगर पहलगांव के अंदर आतंकवादियों ने लोगों को मारा है, तो धर्म के पहचान के आधार पे पहलू खा, अकलक को, जुनैद को जो लोग मारा है, क्या वो आतंकवादी है या नहीं है? ये प्रश्न मैं आप लोगों के सामने छोड़ना चाहता हूं कि ये जो घटना जो घट रही है, सिर्फ इतना ही नहीं, हम और आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज से कुछ साल पहले आतंकवादियों ने एक स्कूल में हमला करते हैं, हमला करके 80-90 बच्चों को कत्लेआम कर देते हैं। इसलिए वो कत्लेआम करते हैं ताकि कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने के लिए ना भेजे, क्योंकि आतंकवाद के साथ पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध नहीं है। वो पढ़ाई लिखाई को, शिक्षा को खत्म कर देना चाहते हैं।
ये तो पाकिस्तान के आतंकवादियों की बात मैं कह रहा हूं। हमारे देश के अंदर कौन है जो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय को खत्म कर देना चाहते हैं? हमारे देश के अंदर कौन है जो जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे दुनिया के अंदर जो यूनिवर्सिटी अपना नाम कमाया है, प्रसिद्धि कायम किया है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर दुनिया भर के बच्चे अध्ययन करने के लिए आते हैं, उस यूनिवर्सिटी को बंद करने की बात कौन कर रहा है हमारे देश के अंदर? ये भी हमें और आपको देखने की जरूरत है। समानता है, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकवाद हो, वो हमारे किसी भी देश दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ आतंकवाद हो, उनकी विचार एक है, उनकी सोच एक है, उनकी करतूत एक है, वो एक ही काम करेंगे। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे वो कहा करते थे, यूनिवर्सिटीज आर द सेंटर ऑफ एसेंस। और ये जो आतंकवादी लोग हैं, ये आतंकवादी लोग इसलिए लोगों को शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं, लोगों को अंधविश्वास की ओर धकेल देना चाहते हैं, लोगों को कुसंस्कार की ओर धकेल देना चाहते हैं, क्योंकि अगर शिक्षा अगर लोग हासिल करेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे, लोग अगर सवाल पूछेंगे तो उन लोग जवाब नहीं दे सकते। आतंकवादी लोग, कट्टरतावादी लोग जवाब नहीं दे सकते हैं, इसीलिए लोगों के मुंह बंद करवाने के लिए वो शिक्षा पे हमला करते हैं। कौन है दुनिया के अंदर जो आतंकवाद को पैदा किया है? कौन है? रसिया को दबाने के लिए या अफगानिस्तान के अंदर नजीबुल सरकार को हटाने के लिए ओसामा बिन लादेन से लेकर दूसरे तालिबान संगठनों को मदद किया है? कौन है वो संगठन? कौन है वो देश? जिस अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के युद्ध विराम के लिए इतना रात भर फोन करते रहे, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हमने रात भर बात की है पाकिस्तान और आपके भारत के सरकार के साथ युद्ध विराम के लिए। क्या पिछले 30 साल में जिस आईएमएफ ने पाकिस्तान को 28 बार कर्ज दिया है, 9 तारीख को 1.3 बिलियन डॉलर कर्ज दिया है पाकिस्तान को अमेरिका के आईएमएफ, और आईएमएफ को चलाता है अमेरिका। आईएमएफ को का गठन किया गया था दुनिया के अंदर समाजवादी देश रसिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, रसिया को खत्म करने के लिए, रसिया को नीचे दिखाने के लिए। और वही आईएमएफ पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर कर्ज दे रहा है 9 तारीख को। पिछले 30 साल में 28 बार आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्ज मिला है, और सबको जानता है कि आईएमएफ से जो कर्ज पाकिस्तान को मिलता है वो कर्ज का पैसा चुकाने के ताकत पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जब पाकिस्तान के अंदर कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है तो उसके बाद भी आईएमएफ पैसा क्यों दे रहा है? आईएमएफ पैसा कर्ज इसलिए देता है कि देश के ढांचागत विकास करने के लिए। किसी भी देश को आईएमएफ पैसा दे सकता है, कर्ज दे सकता है, लेकिन शर्त यही है वो अपने देश के ढांचागत विकास करेगा। लेकिन सबको जानता है, भारत भी इस बात को जानता है, भारत कई बार बोल चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो आईएमएफ के पैसे आ रहे हैं वो पैसे पाकिस्तान के ढांचागत विकास करने के लिए नहीं, बल्कि वहां पे आतंकवादी कैंप में आतंकवाद को प्रशिक्षित करने के लिए पैसा लगाया जा रहा है। जब ये बात बार बार भारत कह रहा है और उसके बाद भी अगर अमेरिका पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, आईएमएफ से लोन दे रहा है, और जब उस ठिकाने पे भारत हमला कर रहा है आतंकवादी ठिकाने पे, तो युद्ध विराम की बात ट्रंप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप और हम इसका क्या कारण है ये समझ सकते हैं। कौन बनाया था बिन लादेन को? कौन अफगानिस्तान में मदद किया था? अभी की बात है, कल की बात है, कल की घटना है। ट्रंप किससे मिला? सीरिया के जो राष्ट्रपति अभी बने हैं जनवरी महीने में, उस सीरिया के नए राष्ट्रपति से कल मुलाकात किए हैं। और वो जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति सीधा अल कायदा के साथ उसका संयोग, अल कायदा के साथ वो मिला हुआ है। तो जिस अल कायदा को खत्म करने के लिए, जिस इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए जब 2001 9 सितंबर को जब हमला हुआ था अमेरिका के अंदर, तब इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरे दुनिया के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को चिन्हित करके उनके साथ प्रताड़ना किया गया, उनको साथ जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया,
आज वही अलकायदा के आदमी सीरिया में जब राष्ट्रपति बना है, उसी राष्ट्रपति से जाके ट्रंप मिलते हैं और मिलने के बाद सीरिया के अंदर अमेरिका ने जितने भी नाकेबंदी करके रखे थे, आर्थिक नाकेबंदी, उस नाकेबंदी को कल उन्होंने वापस लेने का ऐलान करते हैं। कौन खत्म किया सद्दाम हुसैन को? कौन खत्म किया आपके गद्दाफी को? जो भी अमेरिका के खिलाफ सर उठाया है, जो भी अमेरिका के बात को नहीं माना है, वो सबको अमेरिका ने खत्म किया है। क्या था गद्दाफी का? गद्दाफी ने अपने संविधान में लिखा था कि हमारा देश इस्लामिक सोशलिस्ट होगा, समाजवादी देश होगा, और वहां पे जितने निजी संपत्ति थे, उस निजी संपत्ति को सरकारी हाथों में ले रहे थे, इसलिए गद्दाफी को उन्होंने खत्म किया। आपके इराक के अंदर सद्दाम हुसैन अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रहे थे, वहां पे रासायनिक हथियार है इस आरोप लगा के सद्दाम हुसैन के साथ भी उन्होंने गलत बर्ताव किए। सद्दाम हुसैन को खोज निकाला, बिन लादेन के उन्होंने मारे, इसी बिन लादेन को उन्होंने तालिबानियों को मदद पहुंचाया आपके अफगानिस्तान के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, लैटिन अमेरिका के देशों में अस्थिरता पैदा करने के लिए यह अमेरिका 1946 में पनामा के अंदर स्कूल ऑफ अमेरिका चलाता है, सोआ चलाता है, जहां पे आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। और ये जो प्रशिक्षण अमेरिका देती थी, 60,000 आतंकवादियों को उन्होंने तैयार किए। 60,000 आतंकवादियों को उस स्कूल ऑफ अमेरिका से तैयार करके पूरे दुनिया के अंदर आतंक फैलाने का काम में उनको लगाया गया। और सिर्फ पनामा के अंदर ही नहीं, जब पनामा के अंदर यह सब आतंकी स्कूल चला रहा था अमेरिका, सिर्फ रसिया को खत्म करने के लिए, सिर्फ आपके सोवियत संघ को खत्म करने के लिए, समाजवाद का मुकाबला करने के लिए, समाजवाद का पतन करवाने के लिए, समाजवाद को खत्म करने के लिए जब ये स्कूल चला रहा था और अमेरिका के सेनेट के अंदर जब इसका विरोध हुआ, तो पनामा से उस कैंप को वो अमेरिका में ले गए। अब वो कैंप जो है नए नाम से जॉर्जिया के अंदर वो संचालित कर रहे हैं। और ये अमेरिका का चाल क्या है? अमेरिका का चाल है कि वो जितने भी कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर देश हो, उन सभी देशों को पहले आर्थिक मदद करो, आर्थिक मदद करके उसको अपने कब्जे में लो और फिर अपने हिसाब से उस देश को चलाओ। ये अमेरिका का नया चाल है। और इसीलिए आप देखो कि जो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुका हुआ है। तो पूरे खाड़ी के देशों में मुख्य रूप से उसका टारगेट क्या है? अमेरिका का टारगेट है कि खाड़ी के देशों में जितने भी खनिज तेल है, उस तेलों पे कब्जा करना है। और जिस सीरिया पे आपने ये लगा आर्थिक नाकेबंदी करके रखे थे, जब आज से पहले की जो सरकार थे, वो सरकार जो राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति अमेरिका के कहने पे नहीं चलते थे, तो आर्थिक नाकेबंदी लगा के रखे हो। अरे अगर आप आतंकवाद को खत्म करना चाह रहे थे अमेरिका, तो अभी जो अलकायदा के साथ मिला हुआ जो आदमी को आप अंतरिम राष्ट्रपति बनाया सीरिया के अंदर, उससे जाके मिलकर सीरिया के आर्थिक नाकेबंदी आप कैसे खत्म कर लो। और दूसरी तरफ आप देखिए वेनेजुएला के अंदर जहां पे वामपंथी सरकारें हैं, उस वेनेजुएला के अंदर जो तेल है, उस तेल के ऊपर फिर से उन्होंने आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। और वो कहा है ट्रंप कि वेनेजुएला से जो भी तेल, कोई बाहरी कोई आदमी तेल नहीं खरीद पाएगा, बाहरी देश के कोई लोग तेल नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि हमने आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। और वेनेजुएला के तेल के ऊपर उन्होंने टैरिफ 25% लगा दी। अब सबसे मजेदार बात क्या है? सबसे मजेदार बात यह है कि वेनेजुएला में हमारे देश के अंबानी जी के भी कंपनी है, तेल खरीदने के सौदा हुए हैं। अंबानी जी के कंपनी अमेरिका के अंदर भी है, अंबानी जी के कंपनी कतार में भी है। अब ट्रंप साहब कतार जा रहे हैं, तो अंबानी जी भी कतार पहुंच रहे हैं ट्रंप के साथ मिलने के लिए, ताकि वेनेजुएला के अंदर जो पाबंदी लगा है, उस पाबंदी को कुछ राहत हमारे अंबानी साहब को मिल जाए। तो युद्ध विराम के पहले, जैसे कि ट्वीट में ट्रंप ने कहा है कि अगर युद्ध विराम नहीं होगा तो व्यापार बंद कर देंगे, अगर युद्ध विराम नहीं होगा तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे। तो अब समझ में आ रहा है
कि आखिर अंबानी साहब भागे भागे क्यों कतार जा रहे हैं मिलने के लिए ट्रंप से, और किसके कहने पे यह युद्ध विराम हुआ है। ये अब समझ में धीरे धीरे आएगा मामला कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। तो हमारे देश में अभी तक पाकिस्तान के जो भी विवाद रहे हैं, उस विवाद में तीसरे अंपायर की कभी भी जरूरत नहीं हुई है। तीसरे अंपायर की हमको जरूरत नहीं पड़ा। हमारा आपस का मामला है पाकिस्तान और हमारा, हम इस मामले को कैसे भी निपटाएं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति हस्तक्षेप के, सिर्फ हस्तक्षेप नहीं, उन्होंने कहा है कि ये जो दोनों देशों के बीच में जो बैठक होंगे, आवश्यकता होने पर वो उस बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से वो नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के सरकार की ये जिम्मेदारी है। वो अभी तक देश के नाम पे संदेश तो हमारे प्रधानमंत्री बोले हैं, दिए हैं टीवी में आके, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं किए हैं कि आखिर ये जो युद्ध विराम हुआ है, ये युद्ध विराम क्यों हुआ है, ये युद्ध विराम किसके कहने पे हुआ है। इसका अभी भी स्पष्ट रूप से वो इस बात का अभी भी खुलासा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जिसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको लेके काफी संशय हमारे लोगों के अंदर है। तो ये जो पूरा आतंकवाद जो तैयार करने का कारखाना है, ये कारखाना अमेरिका तैयार कर रहा है। पूरा आतंकवाद अमेरिका चाहेगा, किसी को भी आर्थिक मदद करेगा। अमेरिका चाहेगा, जब चाहेगा तब किसी का भी हत्या कर सकता है। तो इसीलिए अगर ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला पहलगांव के अंदर हुआ है, जिसका हमको विरोध करना चाहिए, और विरोध हर जगह पे, पूरे देश के जितने भी विरोधी राजनीतिक पार्टी है, जितने भी लोग हैं, हर कोई इस घटना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि अगर आप पहलगांव के आतंकवादी हमले का विरोध करेंगे या करोगे, तो साथ साथ में हमारे देश के अंदर धार्मिक पहचान के आधार पे जो लोग हत्या कर रहे हैं दूसरे लोगों का, उस आतंक के खिलाफ भी हमें आवाज उठाने की जरूरत है, या उसके बारे में भी हमको सोचने की जरूरत है कि ये जो आज हमारे देश के अंदर जो आतंकवादी हमले हुए हैं, जो मोदी सरकार ये दावा कर रहे थे कि नोटबंदी के बाद हमारे देश के अंदर आतंकवाद समाप्त हो जाएंगे, ये साबित हो गया कि आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है। अमित शाह ने यह दावा किया था कि कश्मीर में आतंकवाद 370 और 35A के खत्म होने के बाद आतंकवाद समाप्त हो गए। इस आतंकवादी घटना ने साबित कर दिया है कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। यह हमारा देश एक आजाद देश है। हमारे देश की जनता इस सरकार को चुनी हुई सरकार है। इस सरकार की जिम्मेदारी हमारे देश की जनता के प्रति है। इस सरकार को जवाबदेही पूरा करना चाहिए और सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर ये जो युद्ध विराम हुआ है, ये युद्ध विराम किसके कहने पे हुआ है। जो बात हम और आप जो बात अभी सामने आ रहा है कि जब ये युद्ध विराम हुआ है, तो हमारे देश के जो कट्टरवादी जो संगठन है, जिसके कहने पे ये युद्ध विराम हुआ है, जो युद्ध उन्माद की ओर पूरा मीडिया पूरे देश के जनता को ले जा रही थी, पूरे कराची तक हमारे सेनाओं को जो मीडिया अंदर तक ले गए थे कि कराची तक हमारे सेना की घुसपैठ हो रही है, इस तरीके से एक युद्ध उन्माद पैदा किया जा रहा था हमारे देश के अंदर मीडिया द्वारा। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जो हिंदुत्ववादी लोग थे, वो जिस तरीके से युद्ध उन्माद पैदा करके आतंकवाद के बदले वो एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे थे, वो इस बात को साबित कर रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं, वो एक धार्मिक विशेष समुदाय को टारगेट बना के काम कर रहे थे। नहीं तो सोफिया कुरैशी के नाम पे इस तरीके से बदनाम भाजपा के मंत्री नहीं कर सकते। तो इससे साफ है कि उनकी राजनीति वही है जो राजनीति दक्षिणपंथी राजनीति है, कि नफरत की राजनीति है। वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं है। उनकी आतंकवाद के नाम पे
एक विशेष धार्मिक समुदाय के ऊपर हमला करना है। वो कह रहे हैं कि पहलगांव के अंदर जो 26 लोग मारे गए वो हिंदू है। वो शायद भुला देना चाहते हैं आदिल शाह को, जो आतंकवाद के हाथ पे पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान दी है। वो ये नहीं कह रहे 26 भारतीय मारे गए। यहाँ पे भी उनकी धार्मिक सांप्रदायिक राजनीति है। क्या आप ये बात को भूल जाएंगे कि हमारे देश के अंदर पहलगांव के अंदर जो आतंकवादी हमले हुए और मालेगांव में जिन लोगों को बम विस्फोट किए हैं, क्या ये दोनों अलग अलग हो सकता है? क्या इनको आप दोनों को अलग अलग नजर से देखेंगे? मालेगांव के अंदर बस बम विस्फोट करने वाले आतंकवादी और पहलगांव के अंदर 26 लोगों को मारने वाले आतंकवादी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। आतंकवाद को धर्म का सहारा लेने की जरूरत पड़ता है। वो धर्म के सहारा पे ही अपना आतंक कायम करता है। और इसीलिए कोई भी आतंकवादी हो, बहुमत के आतंकवादी हो या अल्पमत के आतंकवादी हो, वो हमारे देश में अल्पमत होगा, बांग्लादेश में वही बहुमत में हो जाएंगे, बांग्लादेश में जो अल्पमत में होंगे वो हमारे देश में बहुमत हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी आतंकवाद हो, वो आतंकवाद को धर्म का सहारा लेना पड़ता है। और धर्म की जो कट्टरता है, उस कट्टरता के सहारे वो अपनी राजनीति, अपनी आतंक कायम करना चाहते हैं। अमेरिका के अंदर एक सज्जन हुआ करता था, हैंटिंगटन बोल, वो सज्जन ने एक नया थ्योरी दुनिया के अंदर पेश किया। उन्होंने कहा कि अभी की ये जो समाज है, इस समाज में अलग अलग सभ्यता के बीच में टकराहट हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब आर्थिक टकराहट नहीं है समाज के अंदर, अमीर और गरीबी में टकराहट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे दुनिया के अंदर मुख्य रूप से सबसे पहला सभ्यता है पाश्चात्य सभ्यता, दूसरा सभ्यता है चीन का सभ्यता, तीसरा सभ्यता है जापान की सभ्यता, चौथा सभ्यता है मुस्लिम सभ्यता, पांचवा सभ्यता है हिंदू सभ्यता और छठवां सभ्यता है, उन्होंने कहा, लैटिन अमेरिकी सभ्यता। और ये जो हैंटिंगटन साहब है अमेरिका की, इन्होंने कहा कि हमारे दुनिया के सामने हर कोई जितने भी सभ्यता है, उस सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता को मान लेना चाहिए। यानी दुनिया के अंदर पश्चिमी सभ्यता सबसे श्रेष्ठ है। और उन्होंने कहा कि ये जो चीन की सभ्यता है, ये आने वाले दिनों में जब उन्होंने ये थ्योरी पेश किया दुनिया के सामने, तब उन्होंने कहा था आने वाले दिनों में चीन की सभ्यता आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए पश्चिमी सभ्यता को सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से अगर खतरा है तो चीन को है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो इस्लामिक सभ्यता है, ये भी पश्चिमी सभ्यता के नकल को नहीं मानता है। यानी जो इस्लामिक सभ्यता है, ये जनवाद को नहीं मानता है, ये मानवाधिकार को नहीं मानता है। इसलिए इस्लामिक सभ्यता भी, क्योंकि यूरोप के सभ्यता नहीं मानते हैं, इसीलिए यूरोप के सभ्यता के लिए मुख्य दो दुश्मन है। एक दुश्मन है चीन की सभ्यता, दूसरा दुश्मन है इस्लामिक सभ्यता। और ये जो बात हिंटन साहब ने किए थे, इस बात को लेके हमारे देश के अंदर उस समय जब वो भारत आए थे, तब भाजपा बहुत स्वागत किए थे उस साहब के। उन्होंने कहा था कि देखो, ये साहब भी हैं जो चीन के और मुस्लिम के को सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं। और अगर आप देखोगे 2001 में जब अमेरिका के अंदर जब हमला होता है आतंकवादियों का, और उसके बाद अमेरिका ने यह थ्योरी पेश किया कि जितने भी इस्लामिक है, वो सब इस्लाम जो है वो आतंकवादी है। इसलिए इस्लामिक आतंकवादी नाम उन्होंने दिए थे और इस्लामिक आतंकवादी के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ के रखा था पूरे दुनिया के अंदर, क्योंकि उनको खाड़ी के तेल पे कब्जा करना था। खाड़ी के तेल पे कब्जा करके उनको व्यापार करना था, उनको अपना मुनाफा कमाना था। तो ये अमेरिका है जो पूरे दुनिया के अंदर अपने आतंकवाद को फैलाने का काम कर रहा है। अमेरिका खुद ही एक आतंकवादी देश है। क्यूबा के अंदर वो नाकेबंदी करके रखा है, इराक के अंदर वो नाकेबंदी करके रखा। जो उनके कहने पे नहीं चलेंगे, जो उनका विरोध करेंगे,
उसके ऊपर वो नाकेबंदी कर देंगे, आर्थिक नाकेबंदी। तो ये क्या आतंकवादी नहीं है? ये क्या आतंकवादी गतिविधि नहीं है? इराक के अंदर उन्होंने नाकेबंदी करके रखे थे, 12 लाख बच्चे इराक के मर गए। वो दवाई वहां पे नहीं मिलते थे, बच्चों के जो बेबी फूड होते थे वो वहां पे नहीं मिलते थे। क्यूबा के अंदर आप चले जाइए, वहां पे दवाई नहीं है, वहां पे दिन में 20-20 घंटा बिजली की कटौती होती है, बिजली नहीं है वहां पे पेट्रोल डीजल लाने नहीं दे रहा अमेरिका, सब जगह पे नाकेबंदी करके रखा है, सब देश को बोल कर रखा है क्यूबा को आप कुछ नहीं दोगे। क्यूबा के अंदर कोई बाहर से पैसा नहीं भेज सकता है, तो क्यूबा क्योंकि समाजवादी देश है, तो ये क्या आतंकवादी से कम है? फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल का हमला चल रहा है, बच्चे मारे जा रहे, महिलाएं मारे जा रहे, अस्पतालों को खत्म कर दिया जा रहा है गाजा पट्टी के अंदर, तो ये क्या आतंकवाद से कम है? और यहाँ पे हमारे देश के अंदर वही अमेरिका युद्ध विराम चाह रहा है। क्या अमेरिका शांति प्रिय देश है? क्या अमेरिका शांति चाहता है दुनिया के अंदर? अगर अमेरिका शांति चाहता तो फिलिस्तीन के अंदर पैलेस्टाइन इस तरीके से हमला नहीं कर सकता था। अरे खुद अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने घोषित किया था, जब निकारागुआ के अंदर हमला किया था तो बोला था गैर कानूनी ढंग से इन्होंने बल प्रयोग किया। दुनिया के अंदर एकमात्र अमेरिका कोई कहा है अंतरराष्ट्रीय अदालत कि गैर कानूनी ढंग से बल प्रयोग किया? कौन किया था अमेरिका? वियतनाम के अंदर हमला कौन किया था? निकारागुआ के अंदर हमला। तो अमेरिका कोई शांति प्रिय देश नहीं है, अमेरिका कोई शांति नहीं चाहता। अमेरिका का मकसद यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होगा तो अमेरिका जो एशिया के अंदर, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर अपना बाजार कब्जा करना चाहता है, वो बाजार कब्जा करने में उनको परेशानी होगी। इस क्षेत्र में चाइना और रशिया का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए अमेरिका युद्ध विराम चाहता था और उन्होंने दबाव डाल के दोनों देशों के ऊपर दबाव डाल के युद्ध विराम को किया है। या आतंकवाद के खिलाफ अगर आप निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई अमेरिका के साथ गठजोड़ करके, अमेरिका के साथ मिलके आप आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई कभी भी नहीं लड़ सकते। आप आतंकवाद के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आपको समाज के अंदर सभी प्रकार के आतंकवादी करतूतों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आप एक प्रकार आतंकवादी हमले के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे और दूसरे प्रकार के आतंकवादी गतिविधि पे आप शांत रहेंगे तो आतंकवाद को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो आतंकवादी से अगर लड़ना है, आतंकवाद को अगर समाप्त करना है तो आतंकवाद के साथ साथ दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी जो आतंकवादी देश है साम्राज्यवाद, उसके खिलाफ भी आवाज उठाने की जरूरत है, उसके भी सही चेहरा को पहचानने की जरूरत है। और जब अमेरिका जो आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आतंक कायम करने का काम कर रहा है, दुनिया को गुलाम बनाने का काम कर रहा है, उस अमेरिका जो दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है, आतंकवाद को मदद करने का काम कर रहा है, उस अमेरिका के खिलाफ भी आवाज उठाने की जरूरत है कि आतंकवाद को आप धार्मिक चस्पे पे मत देखिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का कोई जाति नहीं होता है, आतंकवाद का कोई भाषा नहीं होता है। आतंकवाद आतंकवादी होता है जो आतंक कायम करके समाज में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। और आतंकवाद का आर्थिक जो उद्देश्य है, आतंकवाद आर्थिक काम यही है आतंकवाद का कि वो साम्राज्यवाद को मदद पहुंचाना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।